हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन का सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये कार्बनिक रसायन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इससे जो रिएक्शंस होगी ना, इससे जो जितनी भी रिएक्शन होगी वो सभी रिएक्शंस क्या होगी, बेसिक रिएक्शंस होगी। हमारी ऐसी इक्वेशंस होगी जितनी भी हमें काम आएगी ऑर्गेनिक में, वो इससे ज़रूर कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, क्योंकि बेसिक चैप्टर होता है। तो इसे पढ़ना और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। सबसे पहले देखते हैं हम हेलो एल्केन किसे बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हेलो एल्केन किसे बोलते हैं। देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना है ये, हेलो और दूसरा क्या है हमारा प्लस एल्केन। अब हेलो का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वो क्या है हमारा हेलोजन से है। किससे है हमारा हेलोजन से। अब हेलोजन आपको पता होगा कि हेलोजन हम किसे बोलते हैं। हेलोजन बोलते हैं हम 17वें समूह के तत्वों को। उसमें कौन कौन है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन का मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सी का मतलब क्या होता है हमारा समुद्र। अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो स्रोत है वो कौन है, समुद्र है, और ये समुद्र से प्राप्त होता है। तो इसलिए इनका क्या नाम रखा गया है, हेलोजन। हेलोजन की जहाँ पे भी बात होगी तो किसकी बात होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फूल खिले बाहर आई, ऐसा आप इसे याद कर सकते हैं। अब हमारे पास में यानी कि पहला जो मीनिंग है, वो पहला जो हमारे पास में जो वर्ड है वो क्या है हमारा हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से संबंधित बात होगी। एल्केन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अर्थात ऐसे यौगिक जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड भी हो और वहाँ पे कोई हेलोजन भी लगा हो, वहाँ पे कौन लगा हो, हेलोजन भी लगा हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं हमारे, हेलो एल्केन कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक सब बताया। अब डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। पहले आप ये बात नोट कर लीजिए कि हेलोजन क्या होता है। हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है। दो चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बताऊंगा। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। पहली क्या है हमारी, पहली है हमारी एल्केन और दूसरा है हमारा कौन, बेंजीन। क्या है हमारा, बेंजीन। अब कोई भी एल्केन ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया है C2H6। इसे ओपन कैसे करेंगे, CH3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और बेंजीन क्या होता है हमारा C6H6, या ऐसे करके भी बना सकते हैं आप इसे, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। ये क्या है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे सिखा के आया हूँ कि एलिफैटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं। ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, ये आपको पता भी होना चाहिए, अगर किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दे तो क्या रह जाएगा, C2H5। और C2H5 क्या है हमारा, एक एल्काइल ग्रुप का पार्ट है। किसका, हिंदी में लिख देता हूँ, एल्किल समूह का भाग है। किसका भाग है, एल्किल समूह का। तो एक तो जनरली जो बात होगी वो किससे संबंधित बात होगी, एल्किल समूह से बात होगी। और एल्किल समूह किस में काम आएगा हमें, हेलो एल्केन में। अब देखिए, एल्केन है उस पर हेलोजन लगना है। अब हेलोजन जो है हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किससे कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। अगर ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो जब एल्केन पे से एक ग्रुप हटाओगे तभी तो सिंगल बॉन्ड लगाओगे ना। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब एल्केन में से एक निकलेगा तो कौन बनेगा, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है हमारा, R, सिंगल बॉन्ड R। और सिंगल बॉन्ड R एल्किल ग्रुप की जरूरत होगी हमें किसमें, हेलो एल्केन में। हेलो एरीन में हमें किसकी जरूरत होगी, हेलो एरीन में हमें किसकी जरूरत होगी, एरीन ग्रुप की। जैसे बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या बचेगा, C6H5। क्या बचेगा, C6H5। और ये क्या रहता है, एरिल ग्रुप। ये क्या कहलाता है, एरिल समूह। क्या कहलाता है, एरिल समूह। अब देखिए, जितने भी एल्किल समूह के हेलोजन यौगिक हो गए,
एल्किल समूह के हैलोजन यौगिक हो गए वो सारे हेलो एल्केन हो गए, और जितने भी एरिल समूह के अर्थात बेंजीन के यौगिक हो गए वो सारे के सारे हेलो एरीन हो गए। समझ गए ना आप? चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारे पास में है CH4। CH4 क्या है? हमारा एल्केन है। मैंने इस पे किसकी रिएक्शन कराई? Cl2 की रिएक्शन कराई। किसकी प्रेजेंस में? Hmu। Hmu क्या हमारा? प्रकाश। इसे मैं क्या बोलूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बस मैं ट्रिक के लिए बोलूँगा, अदरवाइज इसे आप क्या बोलोगे? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। मैं क्या बोलूँगा? रोशनी। जब भी क्लोरीन के साथ में रोशनी होगी तो हमारा एक अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगाओ। ये वैसे हम सीखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हैलोजन लगाओ। अगर Cl के पास हैलोजन के साथ में रोशनी होगी, Cl के साथ में रोशनी है तो हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगाओ। जैसे बेंजीन को देख लेते हैं, इन सभी पोजीशन पे कौन है? हाइड्रोजन है ना हमारे, हाइड्रोजन है ना। और मैंने अगर Cl2 रोशनी के साथ में डाला, किसके साथ में? Cl2 रोशनी के साथ में डाला, तो क्या? हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगाओ। लग गया ना? अब देखिए, क्या CH3 एल्किल समूह में से है? बिल्कुल है। एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो CH3 आएगा। तो ये एल्किल समूह के साथ में हैलोजन लगा हुआ है, तो ये कौन है? हमारा हेलो एल्केन। और ये बेंजीन का है तो ये हमारा क्या है? हेलो एरीन। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है वो देखिए। जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो ऐसे यौगिक हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहलाते हैं। अगर हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो एलिफैटिक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए किसके द्वारा? हैलोजन द्वारा, तो क्या बनेगा? हमारा हेलो एल्केन। और यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाए तो ऐसे यौगिक हमारे क्या होंगे? हेलो एरीन। अर्थात बेंजीन के यौगिक आपके लिए हेलो एरीन्स हो गए, और जितने भी हमारे एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन के डेरिवेटिव है वो क्या हो गए? हमारे क्या हो गए? हेलो एल्केन हो गए। बस वो सिंगल फॉर्म में होना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन यानी कि बेंजीन एरीन के यौगिक, और एरीन्स होता है हमारा एरिल समूह। और एरिल समूह कौन सा होता है? हमारा C6H5। उस पर कोई भी हैलोजन लगा तो हम क्या बोलेंगे? ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास में है C और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, तो ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास में एक ये यौगिक है, ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन। अगर मैं बेंजीन का कोई यौगिक बनाता हूँ, हमारा बेंजीन का कोई यौगिक बनाता हूँ, दिस इज़ 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। ये क्या है? हमारी हेलो एरीन, क्योंकि ये किसका यौगिक है? बेंजीन का। तो बेसिकली आप ये समझ गए होंगे कि हम हेलो एल्केन किसे बोलेंगे और हेलो एरीन किसे बोलेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेडिंग लगाइए, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहला कर वर्गीकरण, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मैं ये डिवीज़न कर देता हूँ 3 टाइप में। मैं इसे 4 में भी कर सकता हूँ, 5 में भी, वो आप अभी समझ जाएंगे मैं 3 में क्यों किया हुआ है। मोनो हैलोजन युक्त यौगिक, मोनो हैलोजन युक्त यौगिक। दूसरे कौन से हमारे? डाई हैलोजन युक्त यौगिक। और तीसरे कौन से हमारे? पॉली हैलोजन
युक्त यौगिक। पहले आप समझ लीजिए फिर नोट कीजिए। देखिए मोनो का मतलब होता है हमारा कितना, एक। डाई का मतलब होता है हमारा दो। अगर मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा होता, क्या लिखा होता, ट्राई, तो यहाँ तीन होता, बट मैंने पोली लगा दिया है। अब पोली में कितना काउंट होगा, क्योंकि मैंने वर्गीकरण कहाँ तक किया है, दो तक का। अब तीन या तीन से अधिक, सब तीन या तीन से अधिक, वो सब किस में शामिल होंगे, पोली में। समझ गए। अगर मैं कैसे करता, मोनो, डाई, ट्राई और चौथा वर्गीकरण करता पोली, तो आप क्या करते, तीन वालों में बोलते जिनमें तीन हैलोजन हो गए। फिर पोली कहाँ से स्टार्ट होता हमारा, चार या चार से अधिक से। तो मैंने दो तक ही किया है। अब देखिए मोनो का मतलब एक, हैलोजन का मतलब हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम क्या करते हैं, एक्स से दिखाते हैं इन्हें। कहीं से दिखाते हैं, एक्स से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरल सामान्यता हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं किससे, एक्स से, कि अगर हमने एक एक्स लगाया तो वहाँ पे एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई एक है, तो जिनमें हमारा एक एक्स होगा, अर्थात एक हैलोजन परमाणु होगा। जैसे अब देखिए ये वाला उदाहरण, इसमें कितने हैलोजन परमाणु है हमारे, बताइए। तीन कार्बन के बीच में एक हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कितना है हमारा, एक है ना। तो ये कौन सा है हमारा, मोनो हैलोजन युक्त हेलो एल्केन है। क्या ये मोनो हैलोजन युक्त हेलो एल्केन है। देखिए अभी, अब ये हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच एक श्रृंखला है। अब इसमें एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें कितने हैलोजन है, दो। डाई का मतलब क्या, दो। हैलोजन मतलब हैलोजन युक्त, दो हैलोजन युक्त यौगिक होगा। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, डाई हैलोजन युक्त हेलो एल्केन। अब ये क्या है, जिसमें हमारा तीन या तीन से ज़्यादा लगा होगा। जैसे ये है हमारी CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या है हमारा CHCl3। अब इसे कैसे खोलेंगे, एक हाइड्रोजन है इस पर और हमारे तीन क्या है इस पर, तीन हमारे इस पर क्लोरीन है। तीन क्लोरीन होने का मतलब क्या है, हमारे तीन हैलोजन है ना, तो क्या है, पॉली हैलोजन युक्त यौगिक है। तो क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, पॉली हैलोजन युक्त, अर्थात इसमें तीन या तीन से ज़्यादा की बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाले क्या है हमारे, नोट कर लीजिए आप डेफिनेशन। ऐसे हैलोजन युक्त यौगिक जिनमें केवल एक हैलोजन उपस्थित होता है वे मोनो हैलो एल्केन युक्त यौगिक कहलाते हैं, हैलोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं। डाई में क्या होगा, दो हैलोजन हो गए। पॉली में क्या हो गया, तीन या तीन से ज़्यादा हो गए। अब ये हेलो एल्केन दिखाया है मैं, ऐसे कौन हो सकते हैं, हमारे हेलो एरीन भी हो सकते हैं। चलो आप वर्गीकृत कीजिए। क्या करना है आपको, आप मेरे साथ वर्गीकृत करके दिखाएंगे। देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको ये यौगिक दिखाया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए ये हेलो एरीन है। पहली तो बात तो ये बेंजीन का यौगिक है क्या हमारा, हेलो एरीन। अब हेलो एरीन में ये बताना है आपको, ये मोनो हैलोजन युक्त हेलो एरीन है या क्या डाई हैलोजन युक्त हेलो एरीन है या पॉली वाला है, कौन से वाला है बताइए। ये क्या है हमारा, डाई हैलोजन युक्त हेलो एरीन है हमारा। तो इसी प्रकार हम बता सकते हैं, जैसे आपके पास में मैंने ये रख दिया ओके, Br और एक मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो आप बता सकते हैं ये क्या है हमारा, पॉली हैलोजन युक्त हेलो एल्केन। पहचान पा रहे हैं ना। तो ये वाला तो आप पहचान लोगे कि उसकी संख्या के आधार पर बताया गया है कि कितने हैलोजन है। अगर एक हैलोजन है तो मोनो, अगर दो है तो डाई, और अगर तीन या तीन से ज़्यादा है तो पॉली। ये तो बहुत इजी होता है, इसे तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मोनो हैलोजन युक्त हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेडिंग लगाइए, मोनो हैलोजन युक्त हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। बहुत आसान है ये, मोनो हैलोजन युक्त हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। देखिए ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं वो देखिए। पहले हमने तीन पढ़े हैं, मोनो हैलोजन वाले, डाई हैलोजन वाले और ट्राई हैलोजन वाले। अब हम वो पढ़ रहे हैं कि जिनमें बस एक ही होगा, जिनमें एक ही हैलोजन परमाणु होगा, अब उनका वर्गीकरण कर रहे हैं हम। उसमें सबसे पहले हमारे कौन से हैं, सबसे पहले हमारे 1 डिग्री मोनो हैलोजन युक्त, दूसरे कौन से हमारे 2 डिग्री मोनो हैलोजन युक्त, और तीसरे कौन से हमारे
3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब देखिए 1 डिग्री हम किसे बोलेंगे, 1 डिग्री हम किसे बोलेंगे, पहली कंडीशन क्या है इनमें, एक हैलोजन होना चाहिए। वो जो एक हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितना कार्बन कनेक्ट होना चाहिए, बस एक ही कार्बन कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा, इससे बस इस हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, तो ये कितना है 1 डिग्री। जैसे हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक्स मान लेते हैं हैलोजन को, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से और 2 से, तो ये कितना हमारा 2 डिग्री, मोनो हैलोजन युक्त हैलो एल्केन। अब ये बताइए, अब ये कितना है हमारा, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है हमारा 3 डिग्री मोनो हैलोजन युक्त हैलो एल्केन, नॉट हैलो एरीन। ये क्या है हमारा हैलो एल्केन है सारे के सारे। तो 1 डिग्री हैलो एल्केन कैसे पता लगाएंगे, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से बस एक ही कार्बन डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तो 1 डिग्री। 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, और इसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 डिग्री को भी पहचान लेंगे। चलो अभी देख लेते हैं, आप बताएंगे। अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास में ये एक यौगिक है, ठीक है। अब आपको तो पता है ये क्या है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, आपको क्या पता है कि यहाँ पे भी कौन होगा हमारा, हाइड्रोजन होगा ना। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ज्वाइंट पॉइंट, इन सभी पॉइंट पर हमारे क्या माने जाते हैं, कार्बन। यहाँ पे भी तो आप कार्बन मानते हो, कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे भी कौन माना जाएगा, कार्बन। अभी देखिए कि इससे हमारा कौन जुड़ा हुआ है, एक्स। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। देखिए हैलोजन परमाणु, पहली तो बात एक हैलोजन है तो ये मोनो हैलोजन युक्त है। अब मोनो हैलोजन युक्त में 3 कैटेगरी हो सकती है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, इस कार्बन से एक कार्बन तो ये रहा यहाँ पे, दूसरा कार्बन ये रहा यहाँ पे, और तीसरा कार्बन ये रहा यहाँ पे, यानी कि ये है 3 डिग्री मोनो हैलोजन युक्त हैलो एरीन। 3 डिग्री मोनो हैलोजन युक्त हैलो एरीन। क्या आप इसे समझ गए, ये बहुत ही ईजी है, आप इसे पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दिया ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन। बताइए ये क्या है हमारा, मोनो हैलोजन युक्त, बोलिए क्या है, मोनो हैलोजन युक्त हैलो एरीन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके समझ आ गया होगा कि मोनो हैलोजन को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है। आगे फर्दर हमने इसे 2-3 कैटेगरी में बांटा है। ओके, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं मोनो हैलोजन युक्त है वो और भी प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। देखिए अगर हम संकरण के आधार पर बांटे, किसके आधार पर, संकरण के आधार पर, कि अगर उसमें sp2 कार्बन हो, कोई sp2 कार्बन हो, तो ऐसे केस में हमारे मोनो हैलोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा विनाइलिक, कौन सा होता है, विनाइलिक, और एक होता है हमारा एलिलिक। एक क्या होता है हमारा, एलिलिक। विनाइलिक मोनो हैलोजन युक्त यौगिक, और एक कौन सा होता है हमारा, एक होता है एलिलिक और एक होता है विनाइलिक। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, इसलिए मैं इसे क्या लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, विनाइलिक, और ये क्या है हमारा एलाइलिक। इंग्लिश में एलाइलिक बोलते हैं, हिंदी में इसे एलिलिक बोलते हैं। अब देखिए अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, एक और केस ले लेते हैं, अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ये यहाँ पे किस वाले से जुड़ा हुआ है, इस वाले से, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से। अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो और उस कार्बन का पड़ोसी वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, अर्थात डबल बॉन्ड वाला कैसा होता है, sp2 संकरित, डबल बॉन्ड वाले सब क्या होते हैं, sp2 संकरित। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसका पड़ोसी कार्बन sp2 संकरित है, क्या हमारा sp2 संकरित है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसी कार्बन का संकरण क्या है, sp2,
अर्थात बिल्कुल पास में ही लगा हुआ है बॉन्ड, बिल्कुल उसके पास में ही। अब यहाँ तो देखियो हेलोजन परमाणु जो है ना वो दूर चला गया है और इसमें हेलोजन परमाणु पास में आ गया है। कैसे बताया मैंने, कैसे आपको याद रखना है, यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी कार्बन sp2 संकरित है, इसमें कैसे बोलोगे, यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वही कार्बन sp2 संकरित है, तब ये कैटेगरी डिफाइन होगी। अब कैसे मैं बताता हूँ, इसका पहला वर्ड क्या है ये बताइए, ए एलिलिक का, और विनाइलिक का पहला वर्ड क्या है, वी। ये तो आप पहचान सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी ये नाम है इनके। अब देखिए एलिलिक का मतलब ए हमारा ABCD में, हमारे अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है ना, और वी हमारा क्या आता है बाद में, ABCD में वी बहुत बाद में आता है और ए हमारा पहले आता है। अब ये देखिए पहले बॉन्ड कौन सा आ रहा है, पहला बॉन्ड कौन सा आ रहा है, ये वाला पास में बॉन्ड आ गया है। कहाँ पे आ गया है ये, हमारा पास में। अगर ये हमारा हेलोजन बिल्कुल पास में आ गया है तो ये ए पास में होता है, बट इसमें क्या है, इसमें उल्टा रूल है, जो पास में है वो दूर होगा। क्या बोला मैंने, जो पास में है वो दूर होगा। जैसा इसमें हमारा बॉन्ड क्या है, हमारे पास में, हेलोजन के बिल्कुल पास में लगा हुआ है, उसी कार्बन पर है, तो ये ए नहीं होगा, ये वी होगा। ये क्या होगा, हमारा विनाइलिक होगा। तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है, हमारा विनाइलिक हैलाइड। बट इसमें जो हेलोजन परमाणु लगा हुआ है जिस कार्बन से, उसका डबल बॉन्ड काफ़ी दूर है, काफ़ी मतलब एक पड़ोसी है उसका। अब ये दूर है तो हमें इसका आंसर पास वाला लाना होगा। पास वाला मतलब एलिलिक। एलिलिक हम तब बोलते हैं, ऐसे एलिलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु से लगा हुआ कार्बन का पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, अर्थात sp2 संकरित हो। और विनाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है, अर्थात उस पर डबल बॉन्ड लगा होता है। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विनाइलिक किसे बोलते हैं हम, एलाइलिक किसे बोलते हैं हम, पहचान लोगे ना। चलो इसने आप नोट कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा अभी। ये बात याद रखनी है कि एलाइलिक में ए पास में होता है और पास वाले में बॉन्ड दूर चला जाएगा, पास वाले में बॉन्ड दूर चला जाएगा, और जिसमें बॉन्ड पास होता है उसमें हमारा वी क्या हो जाएगा, वी दूर कर लिया जाएगा। चलो देखते हैं आपके याद हुआ है नहीं। उल्टा है यहाँ पे, जो जितना पास में है उसमें ए नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये पास में होता है, उसमें वी यूज़ करना है। जैसे मैं बात करता हूँ ये वाला, अब मैंने कहीं में दिखाया है, बंद रेखा प्रदर्शन में दिखाया है, आपके बॉन्ड लाइन नोटेशन में, लेक्चर नंबर 1-2 के अंदर मैंने आपको ये वाला सिखाया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा हेलोजन लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। अब हेलोजन देखिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है, हमारा sp2 संकरित है। अब बताइए ये एलाइलिक होगा या विनाइलिक, कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, एलाइलिक है या विनाइलिक, ए और वी में कमेंट कर दीजिए, बताइए क्या है हमारा जल्दी। अब ये पास में है ना, पास में हम ए नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, वी, तो ये क्या है हमारा, ये विनाइलिक है। समझ गए ना। जैसे मैं कर देता आपको ऐसा करके, देखिए ये हेलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन कैसा है, sp2, दूर है ना, तो पास वाला लगेगा क्या, एलाइलिक। समझ गए ना, एलाइलिक किसे बोलते हैं और हम विनाइलिक कैसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ गए आप। ओके चलो ये देखते हैं ये हमारा क्या है, दिस इज क्लोरो बेंजीन। बेंजाइलिक हैलाइड होता है, बट फिर भी एलाइलिक और विनाइलिक में चूज़ कीजिए। देखिए बताइए ये एलाइलिक है या विनाइलिक। क्लोरोबेंजीन है हमारे, हेलोजन लगा हुआ है ना, हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, और अगर वो पास में ही है तो दूर वाला लिया जाएगा, अर्थात ये क्या है हमारा, विनाइलिक। जब हम SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, तो SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया में आपको इनका क्वेश्चन मिलेगा कि विनाइलिक हैलाइड SN1 और SN2 अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं, तो वहीं पे इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आगे लगेगी ये चीज़ें। अभी तो ये बेसिक टर्म्स आपको सीखने को मिल रही है कि हम आगे एलाइलिक किसे बोलेंगे, विनाइलिक कैसे बोलेंगे, ये सारी चीज़ें अभी आप सीख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हेडिंग लगाइए, डाई हेलोजन युक्त यौगिक का वर्गीकरण। किनका, डाई, बस इसमें एक ही कैटेगरी है, मतलब हमें जो पढ़नी है, मतलब एक ही वर्गीकरण हमें पढ़ना है, डाई हेलोजन युक्त यौगिक का वर्गीकरण।
देखिए हमारे पास में है सी सी सी, ये 4 कार्बन की चेन है। और ये एक हमारे पास में दूसरा यौगिक है सी 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 सी, ये भी एक एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है। दीज आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन बता रखा है मैंने IUPAC में आपको एन ब्यूटेन कैसे पता लगता है। देखिए अब डाई हैलोजन युक्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा जेमिनल, क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड, लिख लीजिए आप, जेमिनल डाई हैलाइड। और दूसरे होते हैं हमारे विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। इंग्लिश में भी इनके नाम यही होते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों में ही सेम होते हैं, जेमिनल और ये क्या है हमारा, दिस इज विसिनल। इन्हें हम शॉर्ट में जैम और विक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैम, स्टार्टिंग 3 वर्ड्स, और स्टार्टिंग 3 वर्ड्स विक। ठीक है, अभी आगे मिलेंगे भी हमें। देखिए डाई हैलोजन युक्त का मीनिंग क्या होता है? 2 हैलोजन परमाणु होंगे। क्या हो गया हमारे? 2 हैलोजन परमाणु होंगे, पक्का, ये तो पक्का है। जेम का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सेम, क्या होता है? सेम। और विक का मतलब होता है एडजेसेंट। अभी समझ जाओगे आप, बहुत आसान है। अब ये देखिए, अगर इसमें डाई हैलोजन है, 2 हैलोजन हो गए, अगर वो दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर हो, सेम का मतलब जैम का मतलब सेम, सेम का मतलब सेम कार्बन पर हो, तो ऐसे डाई हैलाइड जेमिनल डाई हैलाइड की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और अगर वे दोनों हैलोजन परमाणु एडजेसेंट हो, एडजेसेंट का मतलब होता है निकटवर्ती, अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा या तो यहाँ पे होना चाहिए या दूसरा वाला यहाँ पे होना चाहिए। अगर एक यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं चलने का। निकटवर्ती का मतलब है बिल्कुल पड़ोस वाला। अब अगर मैंने 2 हैलोजन परमाणु यहाँ पे लगा दिए है, तो बताइए मेरा ये कौन सा है? डाई हैलाइड तो है ये, परंतु ये कौन सा डाई हैलाइड है हमारा? ये विसिनल डाई हैलाइड है। और ये कौन सा है हमारा? अगर मैंने दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगा दिए हैं, तो ये कौन सा होगा हमारा? ये हमारा जेमिनल डाई हैलाइड है। समझ गए ना आप? ये क्या है हमारा? जेमिनल। जेमिनल का मतलब सेम, अर्थात दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे होने चाहिए। और दोनों हैलोजन परमाणु एडजेसेंट का मतलब होता है निकटवर्ती। क्या होता है? निकटवर्ती, अर्थात एक दूसरे के पड़ोस में लगे होने चाहिए। समझ गए ना? तो ये 2 कैटेगरी होती है डाई हैलोजन युक्त यौगिक में, एक जेमिनल और दूसरा हमारा विसिनल। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जेमिनल किसे बोलेंगे, विसिनल कब किसे बोलेंगे। चलो ओवरऑल एक क्वेश्चन करते हैं, ओवरऑल इन सभी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन ये है कि निम्न हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन को उनकी कैटेगरी में बांटना है आपको, उनको वर्गीकृत करना है आपको। ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। चलिए ये 5 है हमारे पास में, ओवरऑल वर्गीकरण करते हैं। ये हमारा क्या है? मोनो हैलोजन युक्त हैलो एरीन। क्या है? मोनो हैलोजन युक्त हैलो एरीन। ये क्या है हमारा? डाई हैलोजन युक्त हैलो एरीन। परंतु डाई में मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी है हमारी, एक जैम वाली और वीक वाली। जैम कब होता है? जब सेम होता है, जब सेम कार्बन पर हो। बट आपको तो पता है बेंजीन में तो एक पोजीशन पर केवल एक ही हैलोजन परमाणु लग सकता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं, वहाँ पे एक ही है वहाँ पे। तो ये क्या है हमारा? पड़ोस वाला है ना, और पड़ोस वाला क्या होता है? विसिनल। तो ये क्या है हमारा? विसिनल डाई हैलाइड हैलो एरीन। ये बताइए क्या है हमारा? ये क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन। 2 हैलोजन है ना, एक्स भी हैलोजन ही है हमारा। चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्लोरीन ही है। क्या है ये हमारा? जेमिनल डाई हैलाइड हैलो एल्केन। ये क्या है हमारा? ये बताइए। अब ये देखिए वो आ गया एलाइलिक और विनाइलिक। बताइए, यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वही कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ हो, तो ये पास वाला है ना, तो ये विनाइलिक होगा।
यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी कार्बन sp2 हो, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो दूर वाला है तो इसमें पास वाला वर्ड यूज करेंगे, एलाइलिक होगा। कर सकते हैं ना आप। मतलब आपको अभी तक क्या सिखाया गया है कि हम किस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या बोलेंगे। ये मोनो वाला है, डाई वाला है, ट्राई वाला है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, सब कुछ पता लग गया आपको। अर्थात आप वर्गीकरण सीख गए हैं कि हम हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, हेलो एरीन किसे बोलते हैं, 1 डिग्री किसे बोलते हैं, 2 डिग्री किसे बोलते हैं, 3 डिग्री किसे बोलते हैं। ये चीज़ें आई थिंक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये भी बोर्ड में आता है काफ़ी, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। वो बोल देता है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति को समझाइए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखिए अब ये क्या है, हमारे पास में कोई हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो भी हमारे पास में है उसमें कार्बन से हैलोजन लगा होगा, तो जो ये बॉन्ड होता है, ये जो बंध होता है बीच में, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति से मीनिंग क्या है वो समझा देता हूँ। देखिए आपको मैंने एक बात बता रखी है, ये बात आपको वैसे भी याद रखनी है और फिर से एक बार बता देता हूँ। फोन है क्लोरो, ये क्या हमारा फोन है क्लोरो। फ्लोरीन की भी द्रव्यनात्मकता सबसे ज़्यादा है, कितनी 4, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, नाइट्रोजन की कितनी है 3, और क्लोरीन की भी कितनी है हमारी 3 ही है। क्लोरीन की कितनी है 3 है। हाइड्रोजन की आप याद रखेंगे 2.1, और कार्बन की तो पूरी केमिस्ट्री में कार्बन ही है, कार्बनिक रसायन के अंदर, तो इसकी तो आप स्पेशली वैसे भी याद रखेंगे, कितनी है 2.5। और सभी हैलोजन जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी की विद्युतनात्मकता कार्बन से क्या है ज़्यादा है। विद्युतनात्मकता क्या होती है हमारे, ये एक हेलो एल्केन में ये हैलोजन लगा हुआ है किसी कार्बन से, ये किसी हेलो एल्केन का हिस्सा है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये तो पता आपको साइक्लोनिक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो क्या है, इसकी विद्युतनात्मकता, ठीक है। अब वो किसकी ज़्यादा है वो यहाँ वैल्यू से पता लगा लीजिए आप, 11 पे पढ़ाया जाता है टॉपिक। अब सबसे ज़्यादा पूरी आवर्त सारणी में किसकी है, ये फ्लोरीन की है, किसकी है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर किसकी है, ये ऐसे ही करके बढ़ी हुई है। तो फोन की ज़्यादा होती है, फोन की सबसे ज़्यादा होती है FON की। अब हैलोजन, जो यहाँ पे हैलोजन लगा है, हैलोजन की भी द्रव्यनात्मकता बताइए आप क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। तो जैसे हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये तो 4 और 3 है, और कार्बन की कितनी है 2.5, तो किसकी भी द्रव्यनात्मकता ज़्यादा है, क्लोरीन की, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभिनम इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठे इलेक्ट्रॉनों को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है किसकी तरफ सरक जाएगा, थोड़ा सा हैलोजन परमाणु की तरफ, क्योंकि इसकी विद्युतनात्मकता ज़्यादा है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सरकेगा उस पर आएगा माइनस। परंतु इसने पूरे इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिए ना, तो मैंने क्या लगाया, आधावेश, आंशिक आवेश, इसलिए बोलते हैं हम इसे आंशिक ऋणावेश। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए है, किसने, कार्बन ने, उस पर आएगा आंशिक धनावेश, देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। परंतु अगर ये पूरा बॉन्ड टूट जाए, पूरा बॉन्ड टूटने का कैसा मीनिंग है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाए, तो कार्बन पे पूरा प्लस आएगा और एक्स पे पूरा माइनस आएगा, कार्बन पे पूरा प्लस आएगा और एक्स पे पूरा माइनस आएगा। आंशिक की बात तब कब होगी, ध्यान से सुनना, पूरी केमिस्ट्री में भी यही चलेंगे। आंशिक की बात केवल तब होगी जब बॉन्ड टूटा नहीं हुआ है, केवल हम विद्युतनात्मकता के अनुसार प्लस माइनस लगा देते हैं, वो हमें पता लग जाता है किसकी ज़्यादा है किसकी कम। जिसकी ज़्यादा होती है विद्युतनात्मकता उस पर माइनस, और जिसकी कम होती है उसकी प्लस। मोस्टली आपको ये ज़्यादा काम आएगी, इसलिए मैंने ये नोट कर दिया है। अब इसने आकर्षित कर रखा है तो इस पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर को आगे होगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा है माइनस, तो माइनस आ गया, उससे थोड़ा दूर चले गया, उस पर कमी होगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन होगी और कमी होकर दिखाते हैं प्लस से। बट अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इस पर पूरा माइनस आ गया और इस पर पूरा प्लस आ गया। मुझे बताना क्या है, कार्बन हैलोजन बंध में, देखो ये इसकी व्याख्या है, कार्बन हैलोजन बंध में हम जानते हैं कि कार्बन की विद्युतनात्मकता कम होती है तथा हैलोजन की विद्युतनात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। और ध्रुवीय बोलते हैं हम किसे, पोलर को।
पोलर मतलब जहाँ पे पोल्स बन जाए, जहाँ पे ध्रुव बन जाए। ध्रुव मतलब प्लस और माइनस के ध्रुव बन जाते हैं। और प्लस और माइनस के ध्रुव कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो। तो कार्बन हैलोजन बंध में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? बंध की ध्रुवीय है, अर्थात इस पे प्लस माइनस है। और जिस पे प्लस माइनस है, अब देखिए उस पे कहीं ना कहीं क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला है यहाँ पे अभिक्रिया कर लेगा, और यहाँ पे अगर माइनस वाला है तो इस पे प्लस वाला है अभिक्रिया कर लेगा। अर्थात यहाँ पे क्रियाशीलता होगी, अर्थात ध्रुवीय बंध होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, और जिसके कारण ये रिएक्शन शो करते हैं, अर्थात इनके पास में क्रियाशीलता भी होती है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि हमारा जो कार्बन हैलोजन बंध होता है वो ध्रुवीय होता है, जिसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर हमारा आंशिक ऋणावेश होता है। अब इसके हमारे पास में बहुत फायदे हैं। देखिए जैसे हमारे पास में C पॉजिटिव बना हुआ है, C डेल पॉजिटिव, और हमारे पास में हैलोजन है आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव हम इंग्लिश में बोल देते हैं। देखिए अब जैसे कोई नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही किसे बोलते हैं हम? कोई माइनस का स्पीसी जो रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, जैसे साइनाइड कैसा है हमारा? माइनस का है। माइनस वाली स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का पूरा टॉपिक 11th में होता है, जो अलग से पढ़ाया जाता है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी नॉलेज दूंगा, अभी कंप्लीट नहीं बताऊंगा, जितना जरूरत होगा उतना जरूर बता दूंगा। माइनस वाला कितना कौन सा होता है हमारा? क्या होता है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही माइनस के होते हैं, और माइनस वाले किस पे अटैक करेंगे? प्लस पे। किस पे अटैक करेंगे? प्लस पे। परंतु इस पे पहले से 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए इस पे तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अभी तो कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हमारे? 4। तो ये साइनाइड इस पे अटैक कर लेगा? नहीं कर सकता अभी। बट क्या देखा जाता है, जो यहाँ पे ये समूह लगा हुआ है, अगर ये यहाँ से निकल के चला जाए, अब ये निकलेगा क्यों? इसकी भी ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो इससे दिक्कत होगी ना भाई, दोनों के बराबर की साझेदारी थी बॉन्ड में। अब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो बेमानना किया इसने। जब इसने बेमानना किया तो ये क्या करेगा? इसे बोलेगा तू यहाँ से निकल जा। बट इसे कब निकाल लेगा यहाँ से? जब कोई चौथा ग्रुप इस पे आके बैठेगा, तभी तो इसके 4 बॉन्ड बनेंगे। तो वो कैसे पता लगता है? यहाँ जो माइनस वाला है और जो यहाँ वाला माइनस है, इन दोनों नाभिक स्नेही की पावर चेक की जाती है कि कौन प्रबल नाभिक स्नेही है। इन दोनों में क्या चेक करा जाता है कि इनमें से कौन प्रबल नाभिक स्नेही है। वो मैं सिखाऊंगा कि कौन प्रबल होता है, कौन दुर्बल होता है। SN1 SN2 पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन प्रबल नाभिक स्नेही है और कौन दुर्बल नाभिक स्नेही है। अब ये माइनस वाला अगर प्रबल नाभिक स्नेही है तो ये क्या करेगा? इस माइनस वाले के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे पकड़ा देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा तो इसके पास में क्या है? जो इसकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये क्या कहेगा? ये बोलेगा तू निकल भाई, अब तू निकल यहाँ से, क्योंकि मेरे 4 बॉन्ड इसने पूरे करा दिए और ये तेरे से थोड़ा अच्छा भी है। तो इसे ऐसे कर लेता है, जिसके कारण इन पे क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बन हैलोजन जो है, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमारे क्या देते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक स्नेही हटा देता है। और वो डिपेंड करता है कि इसकी पावर कितनी है, उसकी प्रबलता कितनी है। नाभिक स्नेही 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही और दुर्बल। प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को हटाकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, जो कि इस चैप्टर में पूरे में यही पढ़नी है हमें। तो अभी आप बस सीख रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ध्रुवीय होने के कारण हो रहा है सब। ठीक है, चलो कुछ 1-2 MCQ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, और हमारी बुक्स वगैरह में इनके क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी इसी से देख लेते हैं। वो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है हमारे, वो देखिए। जैसे ये हमारा किसी हेलो एल्केन का कोई हिस्सा हमने लिया हुआ है CX। क्या लिया हुआ है? CX। और CX में मैं सब मान रख के देख देता हूँ। एक बार मैं CF रख लेता हूँ, एक बार मैं CCl रख लेता हूँ, एक बार में CBr रख लेता हूँ, और एक बार में CI रख ले सकता हूँ, क्योंकि X का मान हम कौन रख सकते हैं? केवल हैलोजन्स रख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो किसका है कि बंध का आकार, बंध क्रम का, बंध का आकार या बंध की लंबाई लिख लीजिए, ये अच्छा रहेगा। बंध की लंबाई का क्रम क्या होगा? बंध लंबाई का क्रम, सीधी सी बात ये है।
कार्बन फ्लोरीन में जो ये बीच में बॉन्ड है ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये कार्बन क्लोरीन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है ये ज़्यादा बड़ा होगा, या कार्बन ब्रोमीन के पास में जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा, या कार्बन आयोडीन के पास में जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा। ये कैसा पता लगेगा? अब कार्बन तो सारों में सेम ही है, तो कार्बन का आकार तो एक फिक्स आकार है जो कि छोटा आकार होता है कार्बन का, पता है ना? ये तो आपको आवर्त सारणी में कार्बन हमारा 14वें समूह में रखा गया है, 14 ग्रुप में रखा हुआ है और ये सबसे ऊपर रखा हुआ है, और सबसे ऊपर वाले आकार के क्या होते हैं? छोटे। अब फ्लोरीन कहाँ पे है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक समूह में ऊपर से नीचे रखे गए हैं। आपको पता है ना किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है हमारा? आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है हमारा? बढ़ता है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कार्बन को मैंने इतना सा मान लिया, यहाँ पे भी मैं कार्बन को कितना मान पाऊंगा? फिर इतना ही। यहाँ पे भी कार्बन क्या मान पाऊंगा? इतना ही। और यहाँ पे भी कार्बन कितना मान पाऊंगा? इतना ही। अब फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, चलो फ्लोरीन को हम मान लेते हैं इतना, क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा होगा, चलो इतना मान लेते हैं, ब्रोमीन इससे और बड़ा होगा और मान लेते हैं, आयोडीन इनमें सबसे बड़ा होगा, मान लेते हैं। बंध लंबाई कैसे परिभाषित करेंगे हम? केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी बताइए कहाँ ज़्यादा हुई है? यहाँ पे कम है ना, और यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं बोल देता हूँ ए, इसे बोल देता हूँ मैं क्या? इसे बोल देता हूँ मैं अपना बी, इसे बोल देता हूँ मैं सी, और इसे बोल देता हूँ मैं डी। अब देखिए बंध लंबाई का क्रम बताइए क्या आएगा? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? डी की सबसे ज़्यादा होगी, सी की उससे कम होगी, बी की उससे भी कम होगी, और ए की सबसे कम होगी हमारी। नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन। ये क्या है हमारा? बंध लंबाई का क्रम। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बंध लंबाई का क्रम आप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बंध स्थिरता। क्या देख लेते हैं हम? बंध स्थिरता। अब एक नारा है हमारे पास में, उसे आप याद रखिएगा। क्या नारा है वो बता देता हूँ मैं आपको। बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही अस्थायी होगा। जो बड़े बॉन्ड होते हैं ना वो आसानी से टूट जाते हैं, उनकी बंध ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और जो छोटे बॉन्ड होते हैं, अब देखिए इसका कारण क्या है? ये छोटा बंध है और ये हमारा बड़ा बंध है। कार्बन आई का बॉन्ड बड़ा होता है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा होता है, अभी देखा हमने। अब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में साझेदारी है, इसका नाभिक का आकर्षण दो इलेक्ट्रॉनों पर होगा, उन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर इसका भी आकर्षण होगा। बट इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें इस वाले नाभिक का आकर्षण तो बहुत अच्छा होगा, बट इस वाले नाभिक का आकर्षण ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जब आकर्षण अच्छा नहीं होगा तो ये बॉन्ड भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो क्या बोला मैंने? शॉर्टर द बॉन्ड, शॉर्टर द बॉन्ड, स्टेबल द बॉन्ड। जितना छोटा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्थायी, छोटा बॉन्ड अधिक स्थायी, बड़ा बॉन्ड कम स्थायी। ये नारा है, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बताइए कौन से बंध की स्थिरता ज़्यादा होगी? छोटे वाले की होगी ना, क्योंकि छोटे वाला स्थायी होता है। तो ए की सबसे ज़्यादा, बी की उससे कम, सी की उससे कम, और डी की उससे भी कम। ठीक है, स्थिरता सबसे कम किसकी है? हमारी डी की है। बड़े बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, वैसे भी आपको याद होगा। अब हम देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम। क्या देखते हैं? क्रियाशीलता का क्रम। अभी क्रियाशीलता किसके है वो समझिए पहले। अगर कार्बन फ्लोरीन पे डेल पॉजिटिव है और इस पे आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ये तो हो गई, ऑब्वियस हो गए। तो अब क्रियाशीलता क्या है कि इनमें से पहले कौन सा हेलो एल्केन या कार्बन हेलोजन में से इनमें से सबसे पहले कौन अभिक्रिया करेगा, कौन क्रियाशीलता दिखाएगा? क्रियाशीलता तो सब में है क्योंकि प्लस माइनस है सब में। अब सबसे पहले क्रिया कौन करेगा? अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बंध स्थिरता बताई है उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे। अब डी वाला बॉन्ड जो है ना वो उसकी बंध स्थिरता सबसे कम है, यानी कि आसानी से टूट जाएगा। अब देखिए जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा उस पर प्लस माइनस उतनी जल्दी बन जाएंगे, पूरे वाले प्लस माइनस, ये तो आधे आधे आंशिक है। और जितने जल्दी प्लस माइनस बनेगा रिएक्शन उतनी जल्दी होगी हमारी, रिएक्शन क्या होगी हमारी? उतनी जल्दी होगी। और रिएक्शन जितनी जल्दी होगी हम बोलेंगे क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी हमारी। तो क्या है लॉजिक हमारा? लॉजिक क्या है हमारा कि जिसका बॉन्ड जितना बड़ा, जिसकी बंध लंबाई जितनी ज़्यादा,
जिसकी बंध लंबाई जितनी ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही ज़्यादा। तो डी, सी, बी एंड ए। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं इन सभी में सेम ही रखूँ, ये कार्बन रखूँ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। मैं आपसे पूछूं कि घनत्व का क्रम क्या होगा? किसका क्रम? घनत्व का। कि कौन सा जो हमारा कार्बन हैलोजन है वो सबसे किसका घनत्व सबसे अधिक है। अब आपको ये तो पता ही है ना, घनत्व बराबर क्या होता है हमारा? भार बटे आयतन। अब जिसका भार जितना ज़्यादा उसका घनत्व भी उतना ही ज़्यादा। अनुक्रमानुपाती है, सामने है ना, समानुपाती है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि फ्लोरीन का भार जो है वो 19 है। क्लोरीन का कितना है हमारा? क्लोरीन का हमारा 35-35 है। क्लोरीन से फ्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन का तो हमारा 127 हो जाता है। तो फ्लोरीन का सबसे कम भार है, क्लोरीन का उससे भी ज़्यादा भार है, ब्रोमीन का उससे भी ज़्यादा भार है और आयोडीन का तो भार सबसे ज़्यादा है। तो भार जितना ज़्यादा होगा तो घनत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कौन सा क्रम आएगा बताइए? डी का सबसे ज़्यादा, डी, सी, बी एंड ए। ये तो डायरेक्ट है, इसे तो आप कर भी सकते हैं, इसमें वैसा कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। इनमें से कभी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ जाता है, मतलब इनमें से आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। अब लिखेंगे हम सब 3 चीज़ अब हमें पढ़नी है। ये 3 चीज़ पढ़ने के बाद हमारी SN1 SN2 अभिक्रिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के भौतिक गुण। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन को बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन को बनाने की विधि। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, अर्थात ये हमारा आधा चैप्टर हो जाएगा। और फिर हेलो एरीन्स का एक टॉपिक है वो कवर करेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है, काफ़ी नॉलेज हो जाती है इस पार्ट में। तो सबसे पहले आप लगाइए हेलो एल्केन के, क्या लगाइए? हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेलो एल्केन के भौतिक गुण। देखिए, आपको सबसे पहला भौतिक गुण क्या है पहले समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है। कार्बन 1 से कार्बन 2 के यौगिक, अर्थात ऐसे हेलो एल्केन और ऐसे हेलो एल्केन जिनमें तो 1 कार्बन है या जिनमें 2 कार्बन है। जैसे मैं बोल देता हूँ CH3Cl, 1 कार्बन का है ना, ये क्लोरीन 1 कार्बन ही है, वो क्लोरीन है दूसरा। तो ऐसे यौगिक, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 1 या 2 कार्बन होते हैं, वे तो सभी हेलो एल्केन क्या है? हमारी गैसें। वो तो सभी हमारी क्या है? हमारी गैसें। जैसे कौन सी? CHCl3, क्या है हमारी? CHCl3। दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या हमारी गैस है? 1 कार्बन वाली है। तो एक पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि सभी कार्बन 1 से लेकर 2 तक के जितने भी यौगिक हैं वो सारे क्या है? गैसें। दूसरा, इसी के अंदर, इसी का ये पहला पार्ट, ये दूसरा, कार्बन 3 से लेकर और कार्बन 18 तक के जितने भी यौगिक है वो सारे क्या है? हमारे द्रव है। क्या हमारे? द्रव है। और कार्बन 18 से जितने भी ऊपर के यौगिक है जिनमें ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन 18 से ज़्यादा है, कार्बन 19, 20, 21, तो वो सारी सभी क्या है? हमारे वो सभी ठोस अवस्था में है। ये उनकी अवस्था है। भौतिक गुण में हमें वो गुण बताने होते हैं जो हमें बाहर से देख के पता लग जाते हैं। जैसे भौतिक अवस्था मैंने बताई कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। लोअर मेंबर्स जो कम कार्बन के हैं वो क्या है? हमारी गैसेज है। और जो हायर मेंबर्स है, अधिक कार्बन वाले हैं, वो हमारे ठोस है। देखिए स्टूडेंट्स, इनका भी कारण होता है। क्या कारण है वो देखिए। अब आपको एक बात पता है, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, ऊपर से नीचे चलने पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है। अब इनमें 18 से ज़्यादा है, देखिए 18 से ज़्यादा है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो कार्बन में कितना भार है? 1 कार्बन में भार है 12। अब ये 18 कार्बन है, 18 की 12 में गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कार्बन की संख्या जितनी बढ़ेगी उस यौगिक का अनुभार उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि वो जो अणु है वो भारी होगा। 1 कार्बन वाला थोड़ा हल्का होगा, 18 कार्बन वाला ज़्यादा भारी होगा अनुभार के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए, जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है
जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है हम ठोसों की तरफ चलने लगते हैं। गैसों के अणुभार देखिए आप बहुत ही कम, ठोसों के भार देखिए आप। बर्फ लीजिए, ठोस अवस्था में है, उसका भार कैलकुलेट कीजिए, उसी अवस्था को आप गैसीय अवस्था में उसी बर्फ को आप गैस बनाइए, तब उसका भार कैलकुलेट कीजिए, कम हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अणुभार जितना ज़्यादा होता है वो ठोस अवस्था की तरफ को उतना ही चलता चला जाता है। वैसे कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, बट एक अनुमान है ये केवल, ठीक है। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ वो किस अवस्था की तरफ को चलता है, ठोस अवस्था को। जो जितना कम भार का है तो उसका अणुभार कम है, अणुभार कम है तो हल्का होगा तो गैसीय अवस्था में, उससे थोड़ा भारी होगा तो द्रव अवस्था में, और जब ज़्यादा ही भारी हो जाएगा तो किस, ठोस अवस्था में, ठीक है। ये वैसे नेचुरल भी है, प्राकृतिक हमें मिले हुए हैं, तो हमने तो चेक किया कि गैस पाया, द्रव पाया, ठोस पाया, फिर उसका कारण एक रीज़न हम बना लेते हैं, मतलब कुछ बेसिक आधार पर हम उसका रूल बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और यही चलेगा बस, उसके अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद ही उसका कोई कॉन्सेप्ट बनता है तब बताते हैं। तो ये बात आपको पता लग जाएगी। पहला गुण हमने कर लिया है। दूसरा गुण क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ये प्रश्न भी आ जाता है कि हेलो एल्केन जल में अविलय क्यों होते हैं। देखिए विलेयता की दो बात होगी, या तो वो विलय होगा या वो अविलय होगा। हम हमेशा विलेयता कहीं में चेक करेंगे, जल में। एक बात हम हमेशा चेक करेंगे कि जल में घुलेगा नहीं घुलेगा। ये कह रहा है कि कोई भी हेलो एल्केन जल में नहीं घुलता है क्योंकि वो अविलय है। अब देखिए एक बात, अब विलेयता होने का कारण क्या है, मैं भी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, केवल चेक करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बंद जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं आपको हाइड्रोजन बंद अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे समझाऊंगा, वहाँ पे आप समझने के बाद आप किसी की विलेयता भी बता सकते हैं, बट यहाँ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। विलेयता होने के लिए अगर कोई विलय है, वो घुल रहा है जल में, तो कार्बनिक अकार्बनिक को घोलता है। क्या करता है, कार्बनिक अकार्बनिक को नहीं घोलता, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक को नहीं घोलता है। ये हेलो एल्केन हमारे क्या है, कार्बनिक है, और जल हमारा क्या है, अकार्बनिक है। तो कार्बनिक अकार्बनिक को नहीं घोलेगा, और जब ये नहीं घोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अविलय। और विलेयता के लिए क्या रूल है, मतलब घुलने के लिए जब घुल जाएगा, या तो विलय कार्बनिक में घुलेगा, क्या बोला मैंने, कार्बनिक में घुलेगा, या क्या बोला, अकार्बनिक में घुलेगा। अब जल तो आपको पता है ना कैसा है, अकार्बनिक, और जितने भी आपके हेलो एल्केन है ये सारे क्या है हमारे, ये सारे कार्बनिक है। तो ये तो नहीं घुलने का तो क्या है हमारा अविलय। और हाइड्रोजन बंद भी नहीं बनाता ये, हाइड्रोजन बंद के कारण कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक में घुल जाते हैं, बट ये हाइड्रोजन बंद भी नहीं बनाता, वो जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सीख जाएंगे। अकार्बनिक को बहुत अच्छे से घोल लेता है। अब कार्बनिक घोलते हैं, ये बोला ना मैंने। तो जो हमारा हेलो एल्केन है वो कैसा है, कार्बनिक, अर्थात ये कार्बनिक विलायक में बहुत अच्छे से घुल जाएगा। ये क्या हमारा, जो हमारा ये क्या होता है, जो हमारे हेलो एल्केन है ये तो हमारे कार्बनिक है ना। तो अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं, जबकि जल में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायक में घुल जाएंगे, जैसे आप इसे बेंजीन में घोल के देखो, बेंजीन में घुल जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो खुद एक हमारा हेलो एल्केन है, क्या है हमारा, हेलो एल्केन नहीं है ये हमारा, 4 हेलोजन इसके पास में है। ईथर वगैरह में डालोगे, ये इस एसीटोन में डालोगे, सब में घुल जाएंगे। कहने का मीनिंग क्या है, कार्बनिक में, अकार्बनिक में, कार्बनिक नहीं घुलता है, अगर घुलता है तो हाइड्रोजन बंद, जो कि इसके बस की नहीं होता है बनाना। वो सब हम आगे सीखेंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक आप देखें, अगला पॉइंट है क्या है हमारा, क्वथनांक। अब बात करेंगे हम क्वथनांक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्वथनांक। देखिए अब आपको पता है ना, जो हमारे अधिकांश हेलो एल्केन जो हम लेवल के अंदर है, स्टार्टिंग के 2 कार्बन वाले तो गैस है, और 18 तक हमारे क्या है, द्रव। और द्रव और गैसों के लिए हम क्या परिभाषित करते हैं, क्वथनांक, और ठोसों के लिए क्या परिभाषित करते हैं, गलनांक। बट अभी हम क्वथनांक की बात करेंगे, क्योंकि हमारे मोस्टली यौगिक कैसे है, क्वथनांक है। गलनांक के बारे में भी टॉपिक है, गलनांक के बारे में भी बात कर सकते हैं, अभी क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। देखिए अब क्वथनांक जो है ना, वो किस पे निर्भर करता है,
वो अणुभार का अनुक्रमानुपाती होता है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्या होता है हमारा? अणुभार का अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब है कि किसी यौगिक का अणुभार जितना ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास में ये 2 कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब ये 3 कार्बन के है, ये 2 कार्बन का है। अब किसका अणुभार ज़्यादा है? इसमें 2 कार्बन है और इसमें कितने हमारे? 3। ये हमारा इथेन है और ये हमारा प्रोपेन है। अब इसमें कार्बन ज़्यादा है तो इसका अणुभार ज़्यादा होगा, और इसका क्या है, हमारा कार्बन कम है तो इसमें अणुभार कम होगा। ये तो एल्केन की बात कर रहा हूँ मैं केवल आपको बता रहा हूँ भार का। अभी उस पर चलेंगे, हेलो एल्केन पे। अब अणुभार यदि किसी का बढ़ता है ना, अणुभार बढ़ने का मतलब है कि इसमें तत्वों की संख्या ज़्यादा है। जब तत्वों की संख्या ज़्यादा है तो बंध की संख्या भी ज़्यादा होगी। इसमें 2 बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ इसमें 1 ही बॉन्ड है, अर्थात अणुभार बढ़ेगा तो बंध की संख्या बढ़ेगी। और बंध को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा की माप के अनुसार हम उसका क्या डिसाइड करते हैं? क्वथनांक। अगर किसी की कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेता है, तापमान अधिक देना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए, तो हम उसका क्वथनांक अधिक बोलते हैं। वैसे पूरा टॉपिक अलग से हम विलियन में पढ़ते हैं कि क्वथनांक गलनांक क्या होता है। अब अणुभार जिसका ज़्यादा है उसमें बंधों की संख्या ज़्यादा है, बंध की संख्या ज़्यादा है तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात क्या है कि अणुभार का कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि अणुभार जितना ज़्यादा और वहाँ पे क्वथनांक उतना ही ज़्यादा। ठीक है। अब इसमें 1 ही बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी तो क्वथनांक भी इसका कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या दायरा, चेक करने का दायरा है कि जिससे हम चेक करेंगे। देखिए, पहला केस, यदि एल्किल समूह समान हो, ये है हमारा RX, ये क्या है हमारा RX, हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड। ये एल्किल समूह है और ये X की समानते हैं हैलाइड को, तो एल्किल हैलाइड है ना हमारा। अब देखिए, ये हमारा CH3F, ये हमारा CH3Cl, ये हमारा CH3Br और ये हमारा CH3 लास्ट वाला I। अभी देखिए, इनमें एल्किल समूह R का मान क्या है हमारा? CH3 है ना। एल्किल समूह समान हो यदि, तो देखिए, अब फ्लोरीन का भार सबसे कम, क्लोरीन का भार उससे भी ज़्यादा, ब्रोमीन का भार उससे भी ज़्यादा, आयोडीन का भार उससे भी ज़्यादा। जिसका भार जितना ज़्यादा, ओवरऑल उस अणु का अणुभार ज़्यादा तो क्वथनांक भी ज़्यादा। तो मैं इसे अगर A बोलता हूँ, इसे मैं B बोलता हूँ और इसे मैं C बोल देता हूँ और इसे मैं D बोल देता हूँ, तो बताइए क्या क्रम आएगा? D का सबसे ज़्यादा, C का उससे कम, B का उससे भी कम और A का सबसे कम। समझ गए ना आप? ये तो कौन सा केस है? यदि R हमारा समान हो। यदि R समान है तो हैलोजन ही तो बदलेगी ना, और हैलोजन बदलेगी आपको तो पता है, भार बढ़ता है किसका? आयोडीन का भार सबसे ज़्यादा है, कितना है? 127। फ्लोरीन का भार कितना है हमारा? कुल 19 है, तो ये 35 है, बढ़ता गया ना 19 से 35, 35 से फिर आयोडीन ब्रोमीन का भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 108 है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। और आयोडीन का कितना है? 127। भार बढ़ रहा है ना ओवरऑल, तो भार बढ़ रहा है तो अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा? हमारा D का। ये कब है? जब एल्किल समूह समान हो। अब क्या है? यदि एल्किल समूह भिन्न हो, ये क्या है हमारा दूसरा केस। यदि एल्किल समूह हमारा क्या हो? भिन्न हो। भिन्न लिख देता हूँ। देखिए, जैसे क्या है, जैसे C, ये हमारा CH3Cl है, ये हमारा C2H5Cl है। हैलोजन समान होना चाहिए। यदि एल्किल समूह समान हो तथा X सेम हो, सेम मतलब समान, एक ही जैसा हो, या तो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। ये क्या है हमारा? C3H7Cl, ये क्या है हमारा? C4H9Cl। ये एल्किल समूह के मान बदल रहा हूँ मैं, ये आपको पता है कहाँ से बदले जाते हैं। अब देखिए, अब इसका भार तो सेम है, बट साधारण सी बात है, कार्बन 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। जब कार्बन बढ़ेगा तो अणुभार भी तो बढ़ेगा ना, उसका अणुभार भी बढ़ेगा। जब अणुभार बढ़ता चला जाएगा, अगर मैंने इसे A बोला है, इसे B बोला है, इसे C बोला है और इसे D बोला है, तो सबसे ज़्यादा अणुभार किसका होगा? यहाँ 4 कार्बन का रखिए, 9 हाइड्रोजन का रखिए, क्लोरीन का रखिए, यहाँ 1 कार्बन का रखिए, 3 हाइड्रोजन का, 1 क्लोरीन का, बहुत कम आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो ओवरऑल क्या होगा? सबसे ज़्यादा अणुभार D वाले का होगा, और जिसका अणुभार जितना ज़्यादा उसका क्वथनांक भी उतना ही ज़्यादा।
अब एक जगह पे जाके ये वाला जो रूल है ना वो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे फेल हो जाता है, बट वहाँ पे इसका एग्जैक्ट रीज़न मिलता है, क्या होता है, फेल नहीं होता, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका समझाने का। अभी मैंने आपको केवल क्वथनांक की निर्भरता केवल अनुभार से समझाई है, क्वथनांक इससे भी अलग चीज़ पे निर्भर करता है और वो है हाइड्रोजन बंध, जो कि हम सीखेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर में। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों केस के नोट कीजिए। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वथनांक से संबंधित ही है हमारा। समावयव समझिए पहले क्या होता है, क्या होता है समावयव, आइसोमर्स। ये आइसोमेरिज्म एक संभाव्यता पूरा टॉपिक होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, केमिस्ट्री के अंदर इसे सीखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी मैं इस टॉपिक नहीं सिखाऊंगा, बस उसके बारे में थोड़ी नो इन्फॉर्मेशन दूंगा। समावयव 2 या 2 से अधिक यौगिकों के नाम होते हैं, यौगिक होते हैं जिनके सूत्र समान होते हैं, बस उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, या तो उनमें क्रियात्मक समूह अंतर होता है, या उनमें मुख्य श्रृंखला का अंतर होता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, वो सब हमें समावयवता में पढ़ना पड़ता है। उनमें मतलब कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला है मेरे पास में, और उसमें क्या लगा हुआ है मेरे पास में, हैलोजन, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं अब भी 4 ही कार्बन रखूँ और ये हैलोजन यहाँ पे लगा दूँ। एक और केस है हमारे पास में, मैं इन 4 कार्बन को तो ऐसे ही रखूँ और ये अब की बार ऐसे कर दूं। अब देखें, आप इसका हाइड्रोजन रख के देखिए, इसका हाइड्रोजन रख के देखिए, इसके भी और सबके हाइड्रोजन रख के देखिए, इसका एक सूत्र बनेगा जो कि क्या बनेगा, C4H9X। क्या बनेगा, C4H9X। इसके भी हाइड्रोजन रख के देखिए, ये भी C4H9X बनेगा, ये भी क्या बनेगा, C4H9X बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे कुछ श्रृंखला समावयव है, कुछ स्थान समावयव है, ये हमें सीखने पड़ेंगे। श्रृंखला समावयव क्या होते हैं, स्थान वगैरह क्या होते हैं। मुझे समावयव से आपको क्या बताना है, जब उनका अणुसूत्र क्या हो, सभी का उनका अणुसूत्र एक जैसा हो। सभी समावयव की क्या खास बात होती है, उनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इनके अणुसूत्र जो है वो समान है। अब इन तीनों के अणुसूत्र समान है। अगर इनके अणुसूत्र एक ही जैसे हैं तो इनके अणुभार भी एक ही जैसे होंगे। जब अणुसूत्र समान है तो सबके भार भी एक जैसे होंगे। जब इनके अणुभार एक जैसे है तो इनके क्वथनांक भी एक जैसे होने चाहिए, बट इनके क्वथनांक क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से डायरेक्ट, ये कितने वाले से जुड़ा है, 2 वाले से, और ये वाले कितने से जुड़ा हुआ है, 3 वाले से। मैं आपको पहले सीधा बोल देता हूँ, जितना श्रृंखला समावयव बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये श्रृंखला 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ जाती चली जाएगी, हमारा क्वथनांक उतना ही घटेगा। क्या होगा, हमारा क्वथनांक उतना ही घटेगा। अब मैं आपको बताऊं, इनका क्वथनांक जो प्रैक्टिकल में देखा गया है जो चेक करके, इसका पाया है 375 केल्विन, इसका कितना पाया है, इसका पाया है 364 केल्विन, और इसका कितना पाया है 346 केल्विन। इसका क्या मीनिंग है कि अणुभार समान होने पर भी क्वथनांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब मैं पहले आपको वो बोल देता हूँ कि क्रम क्या है, फिर समझाऊंगा कारण। बोल देता हूँ मैं कि अगर स्थान समावयव, ये हमारा श्रृंखला समावयव बदलता जाता है। श्रृंखला समावयव का मतलब वो 1 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ, 2 डिग्री से वो 3 डिग्री की तरफ चलता गया है, तो उनका क्वथनांक क्या होता चला जाएगा, घटेगा। क्या होगा, क्वथनांक घटेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 375 वाला है ना, तो ए का सबसे ज़्यादा है, बी का उससे कम है, और सी का उससे भी कम है। आपको क्या करता है, वो क्वेश्चन दे देता है। अब आप क्या सोचते हैं कि इनके तो अणुभार के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम। अब इनके अणुभार आपको दिखेंगे सबके सेम, सूत्र ही सेम है तो अणुभार तो सेम मिलेंगे, तो आप सोचेंगे सबके क्वथनांक एक ही जैसे है। अगर आपको 100 यौगिक दे दूँ मैं, ये बोल लूँ कि ज़्यादा वाले अलग करो, कम वाले अलग करो, तो आप इन तीनों को एक कैटेगरी में रख दोगे। तो उसी चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं कि इन्हें एक कैटेगरी में नहीं रखना, इनके अलग अलग आए हैं। अब देखिए ये 364 है, 340 है और ये 375 है। क्या क्रम आया है हमारा, ए हमारा सबसे ज़्यादा है। अब इसमें क्या है ना कि संपर्क क्षेत्रफल का एक कॉन्सेप्ट लगता है, संपर्क क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का एक कॉन्सेप्ट लगता है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, हैलोजन परमाणु
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका जो संपर्क है पूरी चेन से वो एक स्ट्रेट चेन के रूप में है, सीधी रेखा श्रृंखला के रूप में है। और संपर्क क्षेत्रफल के अनुसार यदि संपर्क बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो तो उस बॉन्ड की प्रबलता अधिक होती है, उस बॉन्ड का उन कार्बन के साथ में संपर्क बहुत अच्छा होता है, वो बटा हुआ नहीं है वो संपर्क। जैसे इसमें कहीं चला गया, इसमें संपर्क कहीं और चला गया, संपर्क बटा हुआ नहीं है। संपर्क क्या है, एक ही क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। तो इन बॉन्ड की प्रबलता क्या होती है, इन बंधों की प्रबलता अधिक हो जाती है। संपर्क क्षेत्रफल जब अधिक होता है तो बंध की प्रबलता बढ़ती है। और ये बात आपको पता है, अगर बंध की प्रबलता बढ़ जाए तो वहाँ पे क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। अब इसका जो संपर्क क्षेत्रफल है वो देखिए क्या है, इसका संपर्क क्षेत्रफल एक दिशा में नहीं है तो इसका संपर्क क्षेत्रफल कम हो गया है, और इसका संपर्क क्षेत्रफल तो सबसे कम हो गया है, सभी दिशा में बढ़ गया है। संपर्क क्षेत्रफल करने का मतलब है कि वो जहाँ तक क्षेत्रफल का मतलब जहाँ तक वो फैला गया हुआ है उसका संपर्क कैसा है। इसका संपर्क सबसे अच्छा है, इसका संपर्क कैसा है, ये तो गोलाकार अवस्था में चला गया है, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप में चला गया, इसका तो संपर्क अच्छा नहीं होगा। इसका संपर्क इधर भी कम होगा, इधर भी, इसका तो संपर्क एक ही दिशा में सबसे अच्छा है ना। तो कहने का क्या मतलब है, संपर्क क्षेत्रफल अधिक जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। तो ए वाले का हमारा क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। अब यहाँ से वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, इससे अलग नहीं बनाएगा बट इनमें से ही क्वेश्चन बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सभी याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे बनाने की विधि और इससे आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।